दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। देखिए, पेट लास्ट ईयर जो हुई थी 2021 में, उसमें प्रथम पाली का ये टेस्ट पेपर है जो कि सॉल्व है। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश की गई है, अच्छे से सॉल्व है। अगर कहीं एरर हो तो कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए देख लेते हैं लास्ट ईयर हमारे कैसे प्रश्न आए थे। उसके अनुसार आगे सेकंड पाली का भी नेक्स्ट मेरा वीडियो रहेगा। फिर उसके बाद मेरे टेस्ट सीरीज अपलोड होंगे। ठीक है, तो आप वीडियो पे बने रहिए और पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। 100 प्रश्न हैं। ठीक है, कुछ मैथ के हैं जो कि सॉल्व हैं। हालांकि आप लोग मैथ के देख लीजिएगा, मैं जीएस के और बाकी जो है प्रश्नों को जल्दी जल्दी करा देता हूं, क्योंकि लास्ट ईयर आप लोगों ने पेपर तो देख ही लिया है इसका, तो इसका सॉल्व देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं जिनमें सही क्रम पूछता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आया था हमारा इल्तुतमिश आया था। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेरशाह सूरी, फिर अकबर। ठीक है, देखिए सन दिए गए हैं। इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी तक। ठीक है, ये याद रखिएगा। अलाउद्दीन 1296 से 1316 ईस्वी तक। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 और अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक। ठीक है, तो सही मिलान हमारा हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। ठीक है, तो शिवाजी के समकालीन तुकाराम थे। संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। तुकाराम महाराष्ट्र के महान संत एवं कवि थे। उन्होंने ही महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की नींव डाली थी। ठीक है, याद रखना। स्थानीय भाषा में विट्ठल को समर्पित कई भक्ति गीतों की रचना इन्होंने की थी। महाराष्ट्र धर्म का प्रचार इन्होंने किया और इन्होंने वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था पर प्रहार किया। ठीक है, ये याद रखिएगा, हो सकता है। तुकाराम किसके समकालीन थे, शिवाजी के, यह याद रखिएगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये सबको पता है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, 1773 से 1785 तक, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, चरक संहिता संबंधित है। तो चरक संहिता किससे संबंधित है, चिकित्सा से। ठीक है, इसके प्रणेता कौन है, चरक हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चरक संहिता की रचना दूसरी शताब्दी से भी पूर्व हुई थी। यह 8 भागों में विभक्त है जिन्हें स्थान नाम दिया गया है। इनमें मानव शरीर से संबंधित सिद्धांत, हेतु विज्ञान, अनेक रोगों के लक्षण तथा उपचार वर्णित हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। दूसरी शताब्दी से पूर्व लिखी गई थी ये चरक द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, पूछा है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को बहुत ध्यान से करना है जिनमें पूछा जाए सही नहीं है। ठीक है, तो बिफोर क्राइस्ट लिखा हुआ है 261, तो कलिंग युद्ध हुआ था, ये सही है। ठीक है, 78 AD शक संवत की शुरुआत हुई थी, ये भी सही है। AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी, ये भी सही है। AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु, ये गलत है। ठीक है, औरंगजेब की क्या मृत्यु हुई, 1707 में। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ दिया हुआ है ना, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, दादा भाई नौरोजी के ना। ठीक है, चलिए इनके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए, हो सकता है इस बार पूछ ले। नौरोजी ने 1851 में गुजराती भाषा में राख्त गौकतार नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। ठीक है, इन्होंने 1852 में बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू की हुई। ठीक है, तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। ठीक है, यही दोनों ने जो है होम रूल लीग की शुरुआत की। ठीक है, पहला अधिवेशन इसका अप्रैल 1916 में तिलक ने पूना में तथा दूसरा सितंबर 1916 में एनी बेसेंट मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। ठीक है, ये याद रखिएगा। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित लीग के सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। ठीक, और तिलक द्वारा स्थापित होम रूल के अध्यक्ष
जोसेफ बैप्टिस्टा और सचिव एनसी केलकर थे। पूछ सकता है, ठीक, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वसंत विषुव होता है, तो वसंत विषुव होता है 21 मार्च को, पूछा जा सकता है। देखिए ऋतुओं के परिवर्तन में के क्रम में 4 स्थितियां बनती हैं, जिसे शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु तथा शरद विषुव कहते हैं। ठीक है। 21 मार्च को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत होती हैं। ये स्टेटमेंट कई बार पूछा है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कब लंबवत होती हैं, ऐसे ऑप्शन दे देगा। आपको याद रखना है कि 21 मार्च को। और दिन तथा रात की अवधि समान होती है, ये भी स्टेटमेंट दे देगा कि दिन और रात की अवधि समान किस डेट को होती है। इस स्थिति को वसंत विषुव कहते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट याद रखिएगा। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, झुंझुनू जिले में। ठीक है, एक चीज़ और देख लीजिए, भारत में तांबा प्राचीन रवेदार कुड़प्पा तथा अरावली संरचना में पाया जाता है। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। यह उद्यान एक सींग का गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, वर्ष 2006 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया। उद्यान में हाथियों, जंगली भैंसों और हिरणों की बड़ी आबादी रहती है। काजीरंगा को पक्षी प्रजातियों के संरक्षण के लिए बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी नदियां हैं, इसमें गंगा और हो जाएगा हमारा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये क्या है, हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। और कावेरी और गोदावरी हिमालयी नहीं बल्कि प्रायद्वीप की हैं। ठीक है, 2 तरह की नदियां होती हैं, एक प्रायद्वीप, एक हिमालयी। तो हिमालयी कौन कौन सी हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर क्या है। ये इकोनॉमिक्स का देखिए क्वेश्चन है। तो बैंक दर वह होती है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। ठीक है, बैंक दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक विनिमय बिल या अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या बदलने के लिए तैयार है। बैंक दर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 49 के तहत प्रकाशित की गई है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा। ठीक है, तो ये साख सृजन बढ़ जाएगी। नगद कोषानुपात अगर घट जाता है तो साख सृजन जो होती है वो बढ़ जाती है, याद रखिएगा। इकोनॉमिक्स का है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। ठीक, तो ये है पूंजीवादी। ठीक है, कौन सी अर्थव्यवस्था है, संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, तो ऐसी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, आप लोग सिलेबस देख लीजिए, अगर सिलेबस नहीं देखा है तो मैंने पिछला वीडियो सिलेबस का अपलोड किया है। नेक्स्ट है, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। तो 100 रुपये का नोट आरबीआई गवर्नर द्वारा, ठीक है, हस्ताक्षरित होता है। 100, 500, 200, 2000 आदि के नोट आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, जबकि 1 रुपये पे किसका होता है, वित्त सचिव का होता है। फेमा काफ़ी चर्चा में रहता है, तो इसका पूर्ण रूप क्या है, तो फेमा का पूर्ण रूप है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, ये व्यापार तथा भुगतान को सुगम बनाने तथा भारत में विदेशी मुद्रा के व्यवस्थित विकास एवं रखरखाव के उद्देश्य हेतु विदेशी मुद्रा से संबंधित कानून में संशोधन हेतु फेमा 1991 1 जून 2000 से लागू हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। तो ये शामिल है राज्य सूची में। क्या, जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है। ठीक, देखिए भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं
स्वच्छता राज्य सूची में शामिल है। संघ सूची के अंतर्गत रक्षा, रेलवे, जनगणना, बैंक, आयकर, निगम कर, बंदरगाह, नागरिकता आदि आते हैं। ठीक है। राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस, भूमि, सिंचाई, गैस, मनोरंजन कर, कारागार आदि आते हैं तथा समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा, वन, विद्युत, परिवार नियोजन आदि आते हैं। ठीक है। अगर आपने ये नहीं देखा है तो मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा 2-4 दिन में, तो आप उसमें देख लीजिएगा। मैंने उसमें संघ, राज्य और समवर्ती सूची तीनों को अलग अलग जो है लिख के रखा हुआ है। वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा और उससे याद कर लीजिएगा। कभी कभी पूछ लेता है ऑप्शन में कि किसको किस में शामिल किया गया है। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। किसके अंतर्गत? राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSP के अंतर्गत। ठीक है, याद रखिएगा 36 से 51, जिसमें जो है किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था? अनुच्छेद 40 के तहत। ठीक है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो किससे है? अनुच्छेद 21 का ए। अगर आपने 21 का ए पढ़ा है तो आपको मालूम होगा। देखिए 21 का ए में क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। अनुच्छेद 19 हमारा कहता है, देखिए अनुच्छेद 19 ऑप्शन में है, तो वाक स्वतंत्रता आदि कुछ विषयों पर अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और 30 दिया हुआ है, तो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हित नहीं थे? तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 29 में। अभी ऊपर ही मैंने बताया। ठीक है। अनुच्छेद 21 क्या होता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 24 होता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। तो धारावाहक क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक। ठोस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन धारावाहक होते हैं। वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में किसी कक्षा में नहीं होते बल्कि स्वतंत्र रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाह इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही होता है। आपने क्लास जो है 9, 10th या 11, 12th में ये पढ़ा होगा। ठीक है, बहुत इजी है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की इकाई है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। तो ब्लीचिंग पाउडर को क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCO-Cl2। ठीक है, CaOCl2। ठीक है, यह एक सफ़ेद बेरवेदार ठोस है। ठीक है, क्लोरीन की तीव्र गंध निकलती है। पीने के पानी, जल के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक। अगला है, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना है? तो 75% जो है खरा सोना होता है और 24 कैरेट में शुद्ध सोना 100% होता है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर कोई पूछ ले तो बता दीजिएगा। अगला है, संतरे में बहुतायत पाया जाता है। तो ये तो सबको पता है, विटामिन C पाया जाता है संतरे में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, इसमें कुछ विटामिन दी हुई हैं। एक तरफ विटामिन है, रासायनिक नाम है और स्रोत क्या क्या है। ठीक है, अगर आप लोग कंफ्यूज हैं तो एक बार देख लीजिए। विटामिन A को रासायनिक नाम है रेटिनॉल। अगर स्रोत के बारे में बात करें तो गाजर और हरी सब्जियां खा सकते हैं इसके लिए। विटामिन B1 थायमीन बोलते हैं, अनाज और फलियां इसके लिए हैं। विटामिन B3 नियासिन, जिसको ईस्ट, मांस और अंडे इसके स्रोत हैं। फिर आता है विटामिन C,
जिसे स्कर्बिक अम्ल कहते हैं, ठीक है, स्कर्बिक एसिड, जिसमें संतरा और नींबू। विटामिन डी है कैल्सीफेरॉल, जिसमें मक्खन और मछली का तेल इसका स्रोत होता है। विटामिन ई होता है टोकोफेरॉल, जिसमें तेल, गेहूं की, अंडे की जर्दी, ठीक है। और विटामिन के होता है नैक्थोक्विनोन, हरी सब्जियां, अंडा, सोयाबीन, ठीक है, याद रखिएगा ये सारे विटामिन हैं। देखिए बाकी इसमें मैथ दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैथ अगर मैं यहाँ बताने लगूँगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए आप चाहे तो पॉज कर लीजिए, चाहे तो अगर आपने पेपर देखा है तो कोई बात नहीं, आप इसका आंसर देख लीजिए, अपने वाले में मिला लीजिएगा, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एकल का विलोम शब्द है, तो एकल का विलोम बहुल होता है, ठीक है। एकल मतलब एक, बहुल मतलब ज़्यादा, विलोम पूछा है, ठीक है। पर्याप्त का विलोम जो है अपर्याप्त हो जाएगा, अकेला का दुकेला हो जाएगा और उपयुक्त का अनुपयुक्त हो जाएगा। विलोम शब्द याद करके जाइएगा, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। दर्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो दर्प अगर जानते हैं तो दर्प को अहंकार भी कहते हैं, ठीक है। गर्व, अभिमान, दंभ, घमंड, अहंकार से दर्प कहते हैं, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनना है, तो मन के हरने वाले को मनोहर कहते हैं, ठीक है। जो मद में उन्मत्त हो तो उसे मदमस्त कहते हैं। अगला है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए, ठीक है। तो गागर में सागर भरने का क्या मतलब हो जाएगा, थोड़े में बहुत कुछ कहना, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा नहीं होता है, महत्वाकांक्षा, ये भी गलत हो गया। महत्वाकांक्षा ये सही है और महत्वाकांक्षा ये गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन, ठीक है, दिया हुआ है। चलिए इंग्लिश के तो मैं सॉल्व करा ही देता हूँ। अगला है, देखिए पैसेज है, नेहरू वाज अ मेनी साइड पर्सनालिटी, ही enjoyed reading and writing books as much as he enjoyed fighting political and social evils, resisting tyranny. In him, the scientist and the humanist were held in perfect balance. While he kept looking at social problems from a scientific standpoint, he never forgot that we should nourish the total man. As a scientist, he refused to believe in a benevolent power interested in a man's affairs, but as a self-proclaimed non-believer, he loved affirming his faith in life and the beauty of nature. Children he adored. Unlike Wordsworth, he did not see them trailing clouds of glory from their recent sojourn in heaven. He was them as a blossom of promise and renewal, the only hope of mankind, ठीक है। क्वेश्चन देखिए इसमें पूछ रहा है, अ मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स, मेनी साइडेड, अब देखिए ये पैसेज का मतलब पूछ रहा है, तो मेनी साइडेड पर्सनालिटी का मतलब होता है अ पर्सन हैविंग वेरिएड इंटरेस्ट, ऐसा व्यक्ति जिसमें बहुत सारी चीज़ों में उसकी रुचि हो, ठीक है। तो साइडेड पर्सनालिटी मीन्स होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसमें बहुत सारे क्षेत्रों में उसकी रुचि हो, ठीक। अगला है, पंडित नेहरू एंजॉयड, पंडित नेहरू डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर, ये जो है सभी करके और बहुत ज़्यादा करके उनको मज़ा आता था। अगला ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पंडित नेहरू पॉइंट्स ऑफ व्यू, तो इसका आंसर हो जाएगा, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, विज्ञान और मानवता दोनों बराबर जरूरी हैं, ठीक। अगला है, गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग, सिनोनिम्स जो है
फॉलोइंग जो दिए गए हैं उनके लिए देना है। तो इसका हो जाएगा आंसर पॉपुलर। ठीक है, जो ये स्टेटमेंट है तो उसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, पॉपुलर। ठीक है, गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का जो है क्या हो जाएगा, अपाक्यू। ठीक, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। पक्षी विज्ञान दिया हुआ है पक्षी, और प्री विज्ञान दिया हुआ है मानव से। ठीक है, नृ विज्ञान, ये यहाँ गलत लिखा हुआ है। नृ विज्ञानी जो होते हैं वो मानव का अध्ययन करते हैं, नृ हो जाएगा। ठीक, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। तो दही, मक्खन और पनीर तीनों दूध से बनते हैं, बल्कि तेल दूध से नहीं बनता। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला भी क्वेश्चन हमारा रीजनिंग है। ठीक है, आप लोग रीजनिंग के सवाल तो देख ही लीजिएगा, मैं जीएस के करवा देता हूँ। ठीक है, देख लीजिए, अगला प्रश्न भी है रीजनिंग का, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी है रीजनिंग का। आप लोग पॉज कर करके जो है प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि रीजनिंग के सवाल आसान होते हैं, मैथ से तो आसान नहीं होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। ये करंट अफेयर्स का सवाल है। तो इस पटना में जो है लाइट हाउस का क्रियान्वयन नहीं हुआ है, बल्कि अगरतला, रांची और चेन्नई में हो चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। तो वह है रिलायंस जियो, विश्व की 5वीं है। ठीक है, सबसे मजबूत ब्रांड है। अब देखिए इसके बारे में जानते हैं। ब्रांड फाइनेंस 500 में रैंकिंग के अनुसार सबसे मजबूत ब्रांड विरचेंट है। केरारी दूसरा, रूसी बैंक, SBER और कोका कोला क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर है। एप्पल, अमेजन, अलीबाबा और पेप्सी जैसी दिग्गज कंपनियों को रिलायंस जियो ने पीछे छोड़ दिया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई थी। तो यह राजस्थान में शुरू की गई थी, पिछले वर्ष का जो है प्रश्न है। चलिए अगला है, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 के मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है। तो पहला देश है घाना। ठीक है, और जब पिछले साल ये प्रश्न पूछ लिया गया है तो इस साल पूछने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन कोविड से अगर आपको कुछ आइडिया हो कि ये सवाल आ सकता है तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो वो है शिरीषा बांदला। ठीक है, ये भारतीय मूल की अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। अगला प्रश्न है, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया। तो सुमित मलिक को लगाया गया था। ठीक है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड आई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है। तो हिमाचल प्रदेश में लागू की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। ये सारे करंट अफेयर्स लास्ट ईयर के हैं, तो इसीलिए जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE शुरू किया गया। तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर। तो विराट कोहली को। बहुत आसान क्वेश्चन है। विराट कोहली को आप वीवो के हर एक ऐड में देखते होंगे। अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल सुप्सी भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया। तो ये सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, सुप्स का सुप्रीम कोर्ट पूरा नाम क्या है, सुप्रीम पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। ठीक है, ये याद रखिएगा। कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा से साझा करते हैं। तो 5 हैं, याद रखिएगा।
कौन कौन से वो भी देख लीजिए। उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार। नेक्स्ट है, निम्न से कोस्टा रिका की राजधानी कौन है? तो आपको याद होगा सान जोन्स जो है कोस्टा रिका की राजधानी है। चीन की बीजिंग है, भारत की दिल्ली है और बांग्लादेश की ढाका है। अगला है, देख लीजिए करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं तो ध्यान देने की ज़रूरत है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो वो है मलयालम। ठीक है। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो वो है 552। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क के कौन कौन से 8 सदस्य हैं, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलंका है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो यह है औरंगाबाद में। ठीक है, औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक, याद रखिएगा। गुफाओं का विकास कब किया गया था? 200 ईस्वी पूर्व से 650 के मध्य। ठीक है। अगला प्रश्न है, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो यह है केरल का। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, बेसिक नॉलेज वाले क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है और कॉन्सेप्ट आपका पता है तो आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है। ओणम केरल का सांस्कृतिक उत्सव है। ठीक है, याद रखिएगा। हार्नबिल कहाँ का है? नागालैंड का। बिहू असम का। गुड़ी पावड़ा महाराष्ट्र। पोंगल तमिलनाडु और चैत्र जो है उड़ीसा का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बुध जो है। इसमें कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं। ये 88 दिन में जो है अपना चक्कर पूरा भी कर लेता है सूर्य का, और पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो प्रथम एशियाई थे रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, ये इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए दिया गया था। देखिए, अगला है गद्यांश, हिंदी गद्यांश। जैसे अभी इंग्लिश में था तो ऐसे एक हिंदी में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इन सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा घृणा को जन्म देती है, प्रेम से प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वहाँ पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हैं। भौतिक दृष्टि से व्यापार और किसी की उन्नति में शांति काल में ही संभव होती है। अतः हम यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय और शांतिमय राज्य की स्थापना संभव होगी। ठीक, तो चलिए इनके प्रश्नों को देख लेते हैं। इसका जो है प्रश्न है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? क्योंकि मानव जाति के विकास के लिए शांति आवश्यक है। अगला है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो अहिंसा और प्रेम, गांधी जी कहते थे। अगला है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, तो किससे? अहिंसा द्वारा। अगला है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या हैं? तो शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची क्या है? तो नितांत होता है बिल्कुल। ठीक, फिर एक गद्यांश देखिए दिया हुआ है, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। गद्यांश है कि विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य एवं घनिष्ठ अंग बन गया है। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान के
अश्रुतपूर्व आविष्कारों से अछूता नहीं रहा। इससे आधुनिक युग विज्ञान का युग कहलाता है। आज विज्ञान ने पुरुष और नारी, साहित्यकार और राजनीतिक, उद्योगपति और कृषक, पूंजीपति और श्रमिक, चिकित्सक और सैनिक, अभियंता और शिक्षक तथा धर्मज्ञ और तत्व सभी को सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में अपने अप्रतिम प्रदेय के से अनुग्रहित किया है। आज समूचा परिवेश विज्ञानमय हो गया है। विज्ञान के चरण गृहिणी के रसोई घर से लेकर बड़ी बड़ी प्राचीरों वाले भवनों और अट्टालिकाओं में ही दृष्टिगत नहीं होते, प्रत्युत वे स्थल और जल की सीमाओं को लांघकर अंतरिक्ष में भी गतिशील हैं। वस्तुतः विज्ञान अद्यतन मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। इसके बल से मनुष्य, प्रकृति और प्राणी जगत शिरोमणि बन सका है। विज्ञान के अनुग्रह से वह सभी प्रकार की सुविधाओं और संपदाओं का स्वामित्व प्राप्त कर चुका है। अब वह ऋतुओं के प्रकोप से भयाक्रांत एवं शत्रस्त नहीं है। विद्युत ने उसे आलोकित किया और उष्णता और शीतलता दी है। बटन दबाकर किसी भी कार्य को संपन्न करने की भी ताकत दी है। मनोरंजन के विविध साधन उसे सुलभ हैं। यातायात एवं संचार के साधनों के विकास से समय और स्थान की दूरियां बहुत कम हो गई और समूचा विश्व एक परिवार सा लगने लगा है। कृषि और उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन की तीव्र वृद्धि होने के कारण आज दुनिया पहले से अधिक धन धान्य से संपन्न है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की देन अभिनंदनीय है। विज्ञान के सहयोग से मनुष्य धरती और समुद्र के अनेक हैं, ठीक है, रहस्य हस्तामलक करके अब अंतरिक्ष लोक में प्रवेश कर चुका है। सर्वोपरि विज्ञान ने मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया है और वैज्ञानिक चिंतन पद्धति दी है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़ परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ और संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है और यथार्थ एवं सम्यक जीवन जी सकता है। इससे मनुष्य के मन को युगों अंधविश्वासों, भ्रमपूर्ण और दकियानूशी विचारों, भय, अज्ञानता से मुक्ति मिली है। विज्ञान की यह देन स्तुत्य है। मानव को चाहिए कि वह विज्ञान के इस समग्र देन को रचनात्मक कार्यों में सुनियोजित करे। ठीक है, ये हमारा हो गया पैराग्राफ। अब इनके हम प्रश्नों को देख लेते हैं। तो इनका प्रश्न है, देखिए, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य क्या कर सकता है, प्रकृति शक्ति का स्वामी हो सकता है। अगला है, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण क्या है? तो यातायात एवं संचार साधनों का विकास। ठीक, अगला प्रश्न है, हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है। तो हस्तामलक स्पष्ट और अनायास बोधगम्य को कहते हैं। अगला है, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। तो वैज्ञानिक चिंतन का मतलब है स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, फिर से मैथ का दिया हुआ है जिसमें 81 से लेके 85 तक ग्राफ आधारित हैं। ग्राफ आप लोग जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करते रहिए। ठीक, 85 तक ग्राफ हैं और फिर 86 से लेकर 90 तक ग्राफ का अध्ययन निम्नलिखित प्रश्नों के आधार पर किया गया है। ठीक है, तो आप लोग पॉज करके वीडियो देख लीजिए। ठीक है, फिर 91 से 95 तक तालिका दी गई है। ठीक है, याद रखिएगा। तो तालिका वाले भी प्रश्न आएंगे, इन्हें भी करना है। ठीक है, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, आप लोग पास करके देख लीजिएगा। ठीक, और बाकी जो है 96 से लेके 100 तक तालिका और सारणी का जो है दिया गया है। तो तालिका और सारणी के भी प्रश्न आएंगे। मैंने सिलेबस साफ जो है पिछले वीडियो में बता दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए।
ठीक है। और बाकी हो गए ये हमारे 100 प्रश्न। ये था हमारा प्रथम पाली के, ठीक है। प्रथम पाली के प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। द्वितीय पाली का जो है हमारा नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेकंड पाली वाला प्रश्न देखेंगे, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।